Hello, all of you. How are you all? Welcome once again to this continuous session of this photosynthesis. As all of you knows very well कि हम लोग ने 4 different sessions या lecture इसके ऊपर देखे हैं on this same topic. It's a photosynthesis. उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें एटलीस्ट सच कवर अप कर ली है. जैसे मैं बताऊँ आपको कि introductory part, okay, raw material for photosynthesis. Then we have completed about the actual mechanism of light reaction. थोड़ा सा याद करो, आपको पता चल जाएगा कि लाइट रिएक्शंस में होने वाली जितनी भी रिएक्शंस थी, ऐसी रिएक्शंस जो डे में होती थी, ओके, जो प्रेजेंस ऑफ लाइट में होने वाली रिएक्शंस थी, वो हम लोग पढ़ पाए हैं, समझ पाए हैं उसको बहुत ही अच्छी तरीके से. ओके, उसमें मैं थोड़ा सा एक बार बता दूं हमने क्या क्या देखा है. इन दैट वी हैव कंप्लीटेड अबाउट फोटोलाइसिस ऑफ वाटर फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड हमने कंप्लीट करा था फोटोफॉस्फोराइलेशन, उसमें भी साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक पाथवेज. एंड देन वी हैव कंप्लीटेड सम एक्स्ट्रा रिएक्शंस और सम एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स दैट वेर इंक्लूडेड इन दिस इन दिस लाइट फेज ऑफ योर फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या होता है. इट मीन्स के एक्चुअल एटीपी सिंथेसिस का जो मैकेनिज्म हो किस तरीके से होता है वो देखा. फिर एक वेस्ट हमने रिएक्शन देखी थी, वेस्ट रिएक्शन, उसका नाम था फोटो रेस्पिरेशन, जो कि लाइट के प्रेजेंस में ही होती थी. इन शॉर्ट आपको बताऊं तो हमने पूरा का पूरा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट रिगार्डिंग अ पेरिफेरी ऑफ फोटोसिंथेसिस कंप्लीट कर लिया है. देन वी हैव कंप्लीटेड अबाउट द लाइट फेस रिएक्शंस जितनी भी है वो हम लोग अच्छी तरीके से समझ पाए हैं, पढ़ पाए हैं, अंडरस्टैंड कर पाए हैं. ओके, सो डेफिनेट सी बात है कि हमारा जो 5th सेशन है, मैंने यहाँ पे 5 नंबर दिया हुआ है, ऑल ऑफ यू कैन सी दिस. तो ये हमारा सेशन रहेगा डेफिनेटली ऑन डार्क रिएक्शन और डार्क फेस. ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मेजोरिटी ऑफ केस में. अब तक के जो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है या फिर अंडरस्टैंड किया हुआ है, उसमें मैंने एक चीज देखी है बहुत ही अच्छी तरीके से कि बच्चों को ये जो लाइट रिएक्शन है वो कर लेते हैं, बहुत इजीली उनको अंडरस्टैंड होता है. लेकिन डार्क रिएक्शन जो है, ओके, डार्क फेज रिएक्शन जो है वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां पे साइकिल्स लगी हुई है. जैसे रेस्पिरेशन होता है ना, उसमें क्रेब्स साइकिल होती है, ग्लाइकोलिसिस देयर, देन बीटा ऑक्सीडेशन इज देयर. तो वैसी साइकिल्स यहाँ पे दी हुई है इन दिस डार्क रिएक्शन. तो इसका मैं आपको सिंपलेस्ट वे में कैसे पढ़ना है, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा या फिर शॉर्टकटली उसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे याद रखते हैं, आपको यहाँ पे बताने वाला हूं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. लेट वी हैव अ लुक ऑन दिस कि मैंने यहाँ पे क्या क्या लिया हुआ है. फर्स्ट स्लाइड व्हाट आई हैव टेकन, इट्स अ डार्क रिएक्शन. देखो यहाँ पे लिखा हुआ डार्क रिएक्शन. डेफिनेट सी बात है, जैसे मैंने बताया कि हम लोग डार्क रिएक्शन के बारे में ही अंडरस्टैंड करने वाले हैं, तो यहाँ पे लिखा है डार्क रिएक्शन. डेफिनेटली वो चलने वाली है नाइट में. कब चलने वाली है? नाइट में चलने वाली रिएक्शन जो रहेगी, इट्स अ डार्क रिएक्शन. ओके, डार्क रिएक्शन को मैंने दूसरा एक नाम बताया था जब मैंने इनिशियली डिस्कस किया था कि एक फोटोसिंथेसिस है और उसकी 2 रिएक्शंस या 2 फेज होते हैं, लाइट फेज एंड डार्क फेज. तो लाइट फेज का मैंने एक और नाम बताया था और वैसे ही डार्क फेज का भी मैंने एक और नाम बताया था, और वो नाम था, यहां पे लिखा हुआ है बायोसिंथेटिक फेज. इट्स अ बायोसिंथेटिक फेज. इट मींस कि यहां पे कोई तो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी या बायोलॉजिकल रिएक्शंस होने वाली है, दैट रिएक्शन लीड्स टू सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड, ऐसा मैंने बताया था. और वो सिंथेसिस किसका था? स्पेशली वो सिंथेसिस था, मैंने बताया था, ऑफ योर कार्बोहाइड्रेट. ओके, कि भाई यहां पे कार्बोहाइड्रेट जो सिंथेसिस होता है ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ पाए हैं, देख पाए हैं, समझ पाए हैं. ये जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है. ओके, सो फर्स्ट यहां चलते हैं. ओके, एफ ब्लैकमैन. ओके, एफ ब्लैकमैन यहां पे लिखा हुआ है. इट्स अ नेम ऑफ साइंटिस्ट डेफिनेटली, जिन्होंने डार्क रिएक्शंस के बारे में फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था. ओके, वो क्या किया था, कैसे प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए थे, उसमें उनको कुछ लाइट लिमिटिंग फैक्टर मिले थे. ओके, रिएक्शन लिमिटिंग फैक्टर्स इसको कहा जाता है, रेट लिमिटिंग फैक्टर्स यू कैन कॉल इट, है ना. तो उसके बेसिस पे एफ ब्लैकमैन नाम के साइंटिस्ट ने 1905 के अंदर डार्क रिएक्शन भी होती है फोटोसिंथेसिस में, वो चीज बताई थी. ओके, ये जो इनका उसके इनको डिस्कवरी है वो हम लोग डिटेल में अपकमिंग लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं. ओके, इनके वर्क के बाद, इनके हाइपोथेसिस के बाद में डॉक्टर कैल्विन, ओके, बेंसन एंड जे बेसाम, ये तीनों साइंटिस्ट ने आपस में मिलकर और फर्दरमोर स्टडी करना स्टार्ट किया. ओके, उन्होंने क्या किया होगा कि जैसे ही ब्लैकमैन नाम के साइंटिस्ट ने एक कुछ डिस्कवरी करी, एक हाइपोथेसिस बताया कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है, तो वही हाइपोथेसिस को लेके ये तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर वही चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई कर दिया, वही चीज को एक्सपेरिमेंटली अप्लाई कर दिया. और एक्सपेरिमेंटली अप्लाई करने के बाद उनको पता चला कि हाँ भैया, जो पेड़ होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वहां पे नहीं सिर्फ दिन में, रात में भी फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस चलती है और बहुत अच्छे से चलती है. ठीक है, और उसमें मैंने लास्ट टाइम जैसे बताया था कि इट कंटेन्स C3 साइकिल और C3 फेस रिएक्शंस और यू कैन कॉल C4 साइकिल. ऐसे 2 अलग अलग साइकिल्स मैंने बताई थी जो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं इन दिस डार्क रिएक्शंस. ओके, इससे आपको पता ही होगा, क्लियर. तो ये दोनों साइकिल्स हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंटली देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं.
क्लियर? तो इस पे थोड़ा सा आप लोग कॉन्सेंट्रेट करना, मेरे साथ बने रहना। क्लियर? देखो यहां पे लिखा हुआ है बायोसिंथेटिक फेज और स्ट्रोमा और मैट्रिक्स लिखा हुआ है। ओके, तो व्हाट इट मींस स्ट्रोमा और मैट्रिक्स यहां पे मैंने क्यों लिखा है? यहां पे मैंने लिखा है बिकॉज कि ये जो रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन जो भी हो रही है, डेफिनेटली वो कहां पे होने वाली है? दिस रिएक्शंस परफॉर्म्ड इन स्ट्रोमा और मैट्रिक्स पार्ट ऑफ योर क्लोरोप्लास्ट। याद करो, क्लोरोप्लास्ट इट्स अ सेल, समझ लो, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा बड़ा कर लूं तो क्लोरोप्लास्ट इस तरीके से। ओके, क्लोरोप्लास्ट के डबल मेम्ब्रेन इस तरीके से थे, और बीच में का जो लिक्विड और फ्लूइड पार्ट था उसको मैंने बताया था स्ट्रोमा और मैट्रिक्स। ओके, तो स्ट्रोमा और मैट्रिक्स पार्ट जो होता है किसका? हमारे क्लोरोप्लास्ट का। इट्स अ ग्रीन प्लास्टिड ऑर्गेनल। ओके, तो वहां पे रिएक्शन चलने वाली है, डार्क रिएक्शंस। क्यों? व्हाई? इसका भी आंसर मैंने बताया था, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम्स दैट रिक्वायर फॉर परफॉर्मिंग दिस डार्क रिएक्शंस आर प्रेजेंट और आर लोकेटेड इन दिस स्ट्रोमा और मैट्रिक्स। यहां पे वो लोकेट करते हैं, यहां पे मिलते हैं, एंड दैट्स व्हाई डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा और मैट्रिक्स में, और लाइट रिएक्शन कहां होती थी? याद करो, लाइट रिएक्शन होती थी थैलाकॉइड्स के मेम्ब्रेन के अंदर, जहां पे हमको क्लोरोफिल पिगमेंट मिले थे। ये चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, चलो तो डार्क रिएक्शन को और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने का, समझने का ट्राई करते हैं, बहुत मजा आएगा, बहुत बहुत मजा आने वाला है। ओके, तो फर्स्ट विल गो विद दिस केल्विन साइकिल। देखो यहां पे मैंने लिखा हुआ है इट्स अ केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल को हम लोग C3 साइकिल भी कहते हैं। व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ C3 साइकिल? ओके, बिकॉज के ये रिएक्शन जो है, ओके, केल्विन साइकिल बोल लो, C3 रिएक्शन बोल लो, ये साइकिल में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनने वाला है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, वो 3 कार्बन कंटेनिंग है। या ध्यान, मैं आपको बताऊंगा कौन सा है वो, लेकिन अभी के लिए उसको C3 क्यों कहते हैं? बिकॉज ये रिएक्शन के अंदर, ये प्रोसेस के अंदर जब रिएक्शंस चलेगी ना, तो रिएक्शंस चलते चलते पहला जो प्रोडक्ट बनने वाला है, फर्स्ट प्रोडक्ट, दैट प्रोडक्ट इज 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ C3 पाथवे। ठीक है, और उसको केल्विन साइकिल बिकॉज के डॉक्टर केल्विन ने इसका रिसर्च किया था, दैट्स व्हाई उनका नाम ऐसा दिया गया है। ओके, तो आप एक चीज समझ लो, बेसिकली बहुत ही अच्छे से समझना है कि भाई C3 और केल्विन साइकिल कभी भी आया तो उसको पहले ओवरऑल अंडरस्टैंड करना है। देखो, आप जब डायरेक्टली रिएक्शन पे जंप करते हो कि इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑफ योर C3 साइकिल, ये पढ़ना तो बहुत मुश्किल है, समझ में नहीं आ रहा है, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, है ना? एक काम करते हैं, ये छोड़ के दूसरा कुछ पढ़ लेते हैं, ये बाद में पढ़ लेंगे। तो ये जो चीज, मतलब इरिटेशन जो हो रहा है ये रिएक्शन से, ये साइकिल से, वो निकल जाएगा। कब निकलेगा? जब भी आप लोग उसको पहले समझोगे। ओके, मैं बोलता हूं कभी भी कोई भी टॉपिक हो, कोई भी टाइप्स हो, क्लासिफिकेशंस हो, एग्जांपल्स हो, व्हाटएवर इट मे बी, अगर आपने उसको समझ के पढ़ा तो आप लोग उसको कभी नहीं भूल पाओगे। ओके, तो उसको हम लोग समझ के पढ़ने वाले। तो पहले उसको समझते कि भाई केल्विन साइकिल में होता क्या है, केल्विन साइकिल में होता क्या है। ओके, एक चीज आपको मैं बता दूं, C3 साइकिल दिखाने वाले कुछ स्पेसिफिक C3 प्लांट्स होते हैं, और C4 साइकिल दिखाने वाले कुछ स्पेसिफिक C4 प्लांट्स होते हैं। ओके, कई बार रिपीटेडली मोड पे इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड्स के अंदर भी और नीट के अंदर भी। उसमें आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड टू गो विद द क्लासिफिकेशन, और नॉट क्लासिफिकेशन, डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स। ओके, सो C3 प्लांट्स कौन से और C4 प्लांट्स कौन से, वो हमको मतलब वहां पे पता चलेगा, उसके डिस्टिंग्विशिंग काउंट करेंगे, है ना, कि उसमें प्लांट्स कौन से हैं या फिर उनके अंदर डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स कौन से हैं। लेट इट बी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये कर ही लेना है, C3 प्लांट क्या है, C4 प्लांट क्या है। C3 प्लांट में C3 साइकिल, C4 प्लांट में C4 साइकिल। ठीक है, फर्स्ट विल लुक एट दैट C3 साइकिल, उसमें क्या होता है। ओके, तो ये बड़ा सा पेड़ मैंने यहाँ पे दिखाया है। मैंने क्या दिखाया? इट्स अ ह्यूज प्लांट, व्हाट आई हैव ड्रॉन ओवर हियर, मैंने यहाँ पे दिखा हुआ। ओके, ये पेड़ के अंदर क्या होता है, ये पेड़ के अंदर रात में इन डार्क फेज, इन डार्क रिएक्शन एट नाइट क्या होता है कि CO2 जो होता है वो फिक्स होता है। मतलब एनवायरमेंट के अंदर, बाहर के एनवायरमेंट के अंदर जो भी CO2 है वो CO2 डायरेक्टली कैप्चर हो जाएगा, उसको क्या करेगा, फिक्स करेगा। कौन फिक्स करने वाला है? वो CO2 को फिक्स करने वाला है CO2 फिक्सर। ओके, उसको बोलते हैं हम CO2 फिक्सर। वो CO2 फिक्सर कौन सा है, क्या है, विल टॉक ऑन दैट इन डिटेल। लेकिन कोई ऐसा कंपाउंड, कोई ऐसा मटेरियल होता है जो कि CO2 को फिक्स करेगा, CO2 का फिक्सर ऐसा एक्ट करेगा। ठीक है, स्पेशली आपको बताऊं तो इट्स RUBP, हम लोग डिस्कस करने वाले। ओके, इतना अभी के लिए समझ लो कि बड़ा सा पेड़ है, उसमें नाइट के टाइम पे, रात को CO2 को फिक्स कर लिया, CO2 को फिक्स कर लिया इन प्रेजेंस ऑफ योर ATP एंड NADPH। ओके, अभी ये आपको पूछना चाहिए ना कि सर ये ATP और NADPH कैसे आ गया, हाउ कैन बी पॉसिबल कि ये दोनों यहाँ पे आ गए।
ओके, सो दीज आर दी प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। याद करो मैंने बताया था कि लाइट रिएक्शन के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स बने हैं लाइक एटीपी एंड एनएडीपीएच, वही प्रोडक्ट्स का यूज हम लोग करने वाला है इन डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पे यूज होने वाला है, वो कैसे होने वाला है विल डिस्कस ऑन दैट डेफिनेटली। अभी इतना समझ लो कि सपोज आई एम अ ट्री, ये पेड़ है और मैंने रात को CO2 जो है कैप्चर कर लिया मेरे अंदर, क्या कर लिया मैंने, उसको फिक्स कर लिया मेरे अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। ठीक है, अब क्या होता है कि प्लांट ने जैसे CO2 को फिक्स किया, ये दोनों के प्रेजेंस में ये CO2 को लेकर प्लांट ऐसी कोई केमिकल रिएक्शंस करेगा, ऐसी कोई सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस करेगा जिससे फाइनली वो बना देगा वहां पे ग्लूकोज। क्या बना देगा वो वहां पे, ग्लूकोज बनाएगा और कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। ठीक है, सो दिस व्हाट वी हैव ओवरऑल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योर C3 साइकिल और केल्विन साइकिल। ठीक है, उसमें बताऊं आपको ये चीज को ट्रेस करने के लिए, मतलब कि ये चीज कैसे पता चली साइंटिस्ट को, उन्होंने कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल किया होगा, कुछ ना कुछ रिसर्च किया होगा डेफिनेटली। तो उन्होंने C3 प्लांट्स कलेक्ट किया और C3 प्लांट्स कलेक्ट करने के बाद उन्होंने टेक्निक्स जो यूज करी थी, that techniques were C14 chromatography. Okay, C14 it's a isotope of your carbon compound. Okay, कार्बन एटम का आइसोटोप है, और क्रोमेटोग्राफी तो ऐसे आपको पता ही है, मैंने बताया था। और यू कैन गो विथ कि यहाँ पे ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक का यूज हुआ था, मतलब के साइंटिस्ट ने ये दोनों टेक्निक का यूज करके स्पेशली उन्होंने जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करा था वो किस पे किया था बताओ, ग्रीन अल्गी। ओके, यूनिसेलुलर ग्रीन अल्गीज जो होती है, सेवाड़ जिसको बोलते हैं गुजराती में, तो वो जो ग्रीन अल्गीज ऐसी फैली होती है ना, वो ग्रीन अल्गी का लेके उन्होंने उस पर वर्क करना स्टार्ट किया, और वो ग्रीन अल्गी इट वॉज अ यूनिसेलुलर। ठीक है, तो यहां पे दिखाया मैंने ग्रीन अल्गी का नाम क्लोरेला और दूसरा है इट्स स्कैनाडेस्मस। ओके, ये दोनों ग्रीन अल्गीज पे साइंटिस्ट ने मिलके बाय यूजिंग C14 क्रोमेटोग्राफी एंड ऑटो रेडियोग्राफी पता किया, डिटेक्ट किया, एनालाइज किया कि भाई एक्चुअली उसके अंदर केल्विन साइकिल चलती है या नहीं चलती है, और अगर चलती है तो कैसे चलती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यू कैन कॉल ओवरऑल, यू कैन कॉल एक मैंने आपको आइडिया दे दिया कि C3 साइकिल क्या होता है। ओके, अभी यही साइकिल को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डिटेल में समझने वाले हैं। ओके, तो ऐसे ही कभी कोई चीज कॉम्प्लेक्स लगे इन एनी सब्जेक्ट, इट में बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, अगर कोई टॉपिक आपको बहुत हार्ड लगे, बहुत टफ लगे, तो क्या करना है, पहले उसको ओवरऑल पढ़ना है। ओवरऑल मतलब उसका जस्ट मीनिंग समझना है। जैसे मैंने बताया C3 साइकिल क्या है, C3 क्या है, ओके, केल्विन क्यों लिया है, C3 क्यों लिया है, तो ये उसको इस तरीके से समझ के पढ़ना पड़ेगा। क्लियर, लेट इट भी हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से जंप करेंगे और डीप में जाएंगे इसको। ओके, समझने का ट्राई करते हैं कि भाई ये साइकिल करती क्या है। ओके, तो आराम से ये साइकिल को थोड़ा देखो आप लोग, आपको जस्ट में थोड़ा सा 5 सेकंड देता हूं, इस साइकिल को पूरा देखो जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसको जस्ट एनालाइज करो, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं। ओके, 1 मिनट है ना, सिर्फ 1 मिनट भी नहीं, 10 सेकंड देख लो अच्छे से। ओके, ये जो निकाली हुई है इट्स अ केल्विन साइकिल, जो पहली पूरी मैंने ड्रॉ करी यहां पे, और यही केल्विन साइकिल का नेट रिएक्शन, नेट मतलब ओवरऑल जो नेट रिएक्शन बनता है वो मैंने यहां पे दिखाया हुआ है। ओके, हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं कि केल्विन साइकिल के अंदर, C3 साइकिल के अंदर क्या क्या होता है इन C3 प्लांट्स। ओके, चलो तो फर्स्ट वहां से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से, ऐसे आपको पता ही है कैसे करना है। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि जैसे इनिशिएशन होता है, ओके, जब भी C3 साइकिल हो या C4 साइकिल हो, जब भी वो प्रोसेस का इनिशिएशन होगा, उस प्रोसेस स्टार्ट होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होने वाला है कि एनवायरमेंट के अंदर जो भी CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका कैप्चर होगा, उसका फिक्सेशन प्रोसेस होगी। ओके, सो C3 साइकिल का फर्स्ट CO2 फिक्सर या फिर CO2 फिक्सर जो होता है विल कॉल्ड एज अ RUBP। ठीक है, RUBP जो रहेगा वो क्या करेगा, यहाँ पे CO2 को फिक्स कर लेगा, एनवायरमेंटल CO2 को यहाँ पे फिक्स कर लेगा। मैं यहाँ पे दिखा देता हूं CO2, तो एनवायरमेंटल CO2 को किसने फिक्स किया है यहाँ पे, RUBP। ओके, इट्स अ राइबुलोस 1,5-bis फॉस्फेट, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था। तो RUBP ने एनवायरमेंट का CO2 कैप्चर कर लिया इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रूबिस्को। देख सकते हो यहाँ पे, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रूबिस्को। ओके, रूबिस्को कहां पढ़ा था लास्ट टाइम, याद है, फोटो रेस्पिरेशन में पढ़ा था, लेकिन वहां पे रूबिस्को एक्ट करता था एज अ ऑक्सीजनेस, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा था। यहां पे राइबुलोस दिस रूबिस्को विल एक्ट एज अ कार्बोक्सिलेस। ओके, इट विल एक्ट एज अ कार्बोक्सिलेस। तो यहां पे रूबिस्को विल एक्ट एज अ कार्बोक्सिलेस। उसने क्या करा कि RUBP ने जो CO2 को फिक्स करा है एनवायरमेंट से, उसका कन्वर्जन उसने किसमें कर दिया, 3PGA। इट्स अ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इट्स अ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, रिएक्शन यहां पे कंटिन्यूअस चलने वाली है, लेकिन इतना आप लोग को समझ के रखना है। अभी जैसे मैंने बताया था कि इसको हम लोग C3 साइकिल क्यों कहते हैं, व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ C3 साइकिल, बोला मैंने स्टार्टिंग में, राइट। तो C3 साइकिल इसके लिए कहता है क्योंकि
ये रिएक्शन में, ये साइकिल में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज योर 3PGA दैट कंटेन्स अ 3 कार्बन एटम. Okay, it's a 3-phosphoglyceric acid. Yeah, it's a 3-phosphoglyceric acid. So it's a 3 carbon containing first stable compound of this reaction, जो आपको याद रखना है. Next, okay, 3PGA का conversion होता है 1,3-bis phosphoglyceric acid. किसमें होता है? 1,3-bis phosphoglyceric acid. Okay, और यहाँ पे बीच में जो reaction चलने वाला है, we'll call it as a phosphorylation reaction. It's a phosphorylation reaction जहाँ पे ATP का यूज होगा. जहां पे क्या होने वाला है, यहाँ पे ATP का यूज होके क्या बनेगा, ADP बनेगा. ओके, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनेगा. क्लियर? तो एक चीज याद रखना है कि जहां पे भी फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन होगा वहां पे ATP का यूज होने ही वाला है. और हम लोग वैसे पढ़ ही चुके हैं कि भाई लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बने हैं लाइक ATP और NADPH, उसका यूज लाइट डार्क रिएक्शन में होने वाला है. तो यहाँ पे हो रहा है. सही है ना? चलो, उसके बाद क्या होगा, दिस 1,3-bis PGA विल कन्वर्ट इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. किसमें कन्वर्जन होगा? इट विल कन्वर्ट इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. ओके, अब उसको कन्वर्जन करने के लिए, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनाने के लिए यहां पे रिडक्शन रिएक्शन हो रही है. कौन सी? इट्स अ रिडक्शन रिएक्शन. मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है. ऑल ऑफ यू नोस दिस वेरी वेल. ओके, तो रिडक्शन रिएक्शन जब हो रही है तो NADPH जो है, NADP प्लस H प्लस, उसका कन्वर्जन NADP प्लस में हो रहा है. इट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे, यहां पे आपका NADPH जो है वो भी यूज्ड अप हो रहा है. ठीक है, मतलब लाइट रिएक्शन में जो बना था ATP और NADPH, उसका यूज यहां पे होने लगा है. हमको दिख रहा है, हमको समझ में आ रहा है. ओके, एक बार यहां पे बना जब 3PGA से 1,3-bis PGA बना तब ATP का यूज हुआ. और अभी के लिए जब 1,3-bis PGA से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बना तो NADPH का यहां पे यूज हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं. ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है वो आगे बहुत सारी सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस दिखाएगा. ओके, अब मैं आपको बताऊं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो भी रिएक्शंस नीचे दिखाने वाला है आगे, दिस ऑल रिएक्शंस आर रिवर्सल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. वैसे आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, 8th का बच्चा भी अगर कनेक्टेड है तो उसको पता होगा ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है. ओके, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की जो फर्स्ट साइकिल होती है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की जो फर्स्ट साइकिल होती है विल कॉल्ड एज अ ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, जहां पे ग्लूकोज का कन्वर्जन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में होता है. ओके, तो वो जो स्टेप्स है वो हम लोग पढ़ेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में. ओके, रेस्पिरेशन चैप्टर में. लेकिन अभी के लिए समझ लो कि ग्लाइकोलाइसिस में जो रिएक्शन हो रही है और ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाने के बीच में जो रिएक्शन हो रही है, वही रिएक्शन को मैंने अगर उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, ओके, तो वो टोटल रिवर्सल रिएक्शन दिखेगी आपको ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से यहां पे. ओके, सो आई कैन गो विद दिस कि यहां पे जो भी रिएक्शंस चलने वाली है, दिस रिएक्शंस आर ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल रिएक्शंस. दिस आर दी ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल रिएक्शंस. और वो ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल रिएक्शन करने के बाद क्या मिलने वाला है? सुक्रोज मिलेगा, स्टार्च मिलेगा और यू कैन कॉल ग्लूकोज मिलने वाला है. तो हमारा जो मेन टारगेट था कि भाई डार्क रिएक्शन, इट्स अ बायोसिंथेटिक फेज, इट्स अ डार्क रिएक्शन जहां पे कार्बोहाइड्रेट बनता है. ओके, दो कंडीशन मैंने बताई थी, ATP और NADPH जो लाइट फेज में बना है उसको यूज हो रहा है, हो गया. दूसरी बताई थी कि यहां पे कार्बोहाइड्रेट बनेगा अच्छी तरीके से. तो यहां पे देखो कार्बोहाइड्रेट आपका बन रहा है, इट कैन बी सुक्रोज और इट कैन बी स्टार्च. ठीक है, अब ये रिएक्शन कंटिन्यू करेंगे, सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मैंने बता दिया जिससे वो स्टार्च और सुक्रोज बनाएगा. क्लियर? आगे क्या होगा? रीजनरेशन ऑफ RUBP. ओके, ये RUBP का कन्वर्जन जो यहां पे इतनी सारी प्रोडक्ट्स में हो गया है, ओके, फिर से वो क्या करेगा? RUBP को रीजनरेट करेगा बाय सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस. ओके, और RUBP रीजनरेट होने के बाद उसका कन्वर्जन होगा राइबुलोज 5-फॉस्फेट, राइबुलोज 5-फॉस्फेट. ओके, एंड कंटिन्यू क्या करेगा? फिर से RUBP साइकिल विल कंटिन्यू इन दिस मैनर, साइकिल विल कंटिन्यू इन दिस मैनर. ओके, तो ये जो मैंने बताया इट्स अ फर्स्ट ओके, एक साइकिल है, नॉट फर्स्ट, इससे एक साइकिल. ओके, ये पूरा का पूरा जो मैंने बताया इट्स ओनली वन साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल ऑफ योर C3 साइकिल और कैन कॉल कैल्विन साइकिल. ठीक है, तो यही साइकिल अगर 6 बार घूमेगी, यही साइकिल अगर 6 टाइम्स घूमेगी, तब हमको एक मॉलिक्यूल मिलेगा ग्लूकोज का. टू रिमेंबर दिस थिंग, ये रिएक्शन जब 6 बार घूमेगी, ये साइकिल जब 6 बार घूमेगी, तब हमको एक मॉलिक्यूल मिलता है ग्लूकोज का. वो कैसे समझ में आ रहा है? दैट वी कैन अंडरस्टैंड बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर नेट रिएक्शन जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है. ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इसके अंदर कि ये पूरी रिएक्शंस को आप लोग ने अगर स्टेप्स में कन्वर्ट कर दिया तो भी चलेगा. मतलब आई कैन गो विद दिस, मैं खुद से स्टेप्स में कन्वर्ट कर रहा हूं. फर्स्ट स्टेप जो रहेगा, आई कैन गो विद दिस का फर्स्ट स्टेप इज अ CO2 फिक्सेशन, वो मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया.
मैंने खुद से बनाया, ठीक है। तो CO2 को फिक्स करना और RUBP से 3 PGA बनाना हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में बोल सकता हूं इट्स अ ग्लाइकोसाइटिक रिवर्सल रिएक्शंस। ओके, मतलब जैसे मैंने बताया 3 PGA से लेके जब तक अपना कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ये जितनी भी रिएक्शंस है, दिस ऑल रिएक्शंस आर रिवर्स रिएक्शन ऑफ योर ग्लाइकोलाइसिस। ओके, और थर्ड में ले सकता हूं थर्ड स्टेप, दैट इज अ रीजनरेशन ऑफ RUBP। ओके, तो मैंने केल्विन साइकिल को 3 अलग अलग स्टेप्स में कन्वर्ट कर दिया। CO2 fixation, then you can go with the series of glycosidic reversal reactions, and third is your RUBP regeneration। ठीक है, तो RUBP रिजनरेट होने के बाद फिर से साइकिल घुमाएगा, लेकिन एक चीज समझ लो अच्छे से, जब भी ये साइकिल 6 बार घूमेगी 6 टाइम्स, तभी हमको सिंगल एक मॉलिक्यूल मिलेगा ग्लूकोज का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, और जो कंडीशन है ये आपको पता चली गई, ATP यूज हो रहा है, NADPH यूज हो रहा है और कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। ठीक है, ये साइकिल होती है C3 प्लांट्स के अंदर, और एट नाइट, रात में ये साइकिल होने वाली है, डार्क फेज। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं उसका नेट रिएक्शन दिखाया हुआ मैंने, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसी को मैंने एज अ नेट रिएक्शन यहाँ पे दिखाया हुआ है। क्लियर? तो देखो यहाँ पे 6 RUBP, बिकॉज साइकिल 6 बार घूम रही है, ठीक है ना, तो 6 RUBP, 6 CO2, 6 मॉलिक्यूल CO2 को कैप्चर करेगा 6 साइकिल में। ओके, 18 ATP और 12 NADPH, ये सब मिलके, ये आपस में सब मिलके जब 6 बार साइकिल चलेगी तो क्या बनाएगा, इट विल क्रिएट 6 RUBP एज इट इज, क्योंकि रिजनरेशन हो रहा है RUBP का, तो बनेगा। एंड यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल बी देयर, इट विल क्रिएट अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो डू रिमेंबर दिस थिंग कि जब भी कैल्विन साइकिल और C3 साइकिल 6 बार घूमेगी तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहां पे मिलने वाला है। ठीक है, नाउ दिस ATP गेट कन्वर्टेड टू ADP एंड PI, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और NADPH का कन्वर्जन NADP प्लस में हो जाएगा। क्लियर? तो ये आप पूरी की पूरी नेट रिएक्शन आपके सामने है, अच्छे से यहाँ पे दिखाई हुई है। सो यू कैन लर्न, यू कैन हैव दिस कॉपी, आपकी कॉपी अगर है तो उसमें लिख सकते हो ये पूरी रिएक्शन, ये पूरी नेट रिएक्शन आप लोग उसमें लिख सकते हो आराम से, और लिख के पढ़ना है, कंटिन्यूस मोड पे उसको पढ़ना है, तो पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कई बार आता है कि C3 साइकिल के अंदर जो CO2 फिक्सर होता है वो कौन सा होता है, तो इट्स अ RUBP। C3 साइकिल के अंदर RUBP का कन्वर्जन फर्स्ट 3 कार्बन कंटेनिंग स्टेबल कंपाउंड में कौन करता है, तो इट्स अ रूबिस्को एंजाइम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझ में आना है। ओके, केल्विन साइकिल को C3 साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये साइकिल में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, इट्स 3 PGA दैट कंटेन्स 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन एटम। ठीक है, तो ये छोटी छोटी कंसेप्ट यहां पे क्लियर आई थिंक हो रहे हैं आपको, और होने भी चाहिए। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा C3 साइकिल। आई थिंक आप लोगों ने पूरा समझ लिया होगा, इसको नेट रिएक्शन भी समझना है। नाउ नेक्स्ट टू दिस विल जंप ऑन दिस नेक्स्ट साइकिल, इट्स अ C4 साइकिल। ओके, C4 साइकिल क्यों कहते हैं इसको, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि C4 साइकिल और C3 साइकिल वॉट एवर क्यों कहेंगे, बिकॉज जो भी रिएक्शन चल रही है, ओके, रिएक्शन के टाइम पे जो भी फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनेगा, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, दैट स्टेबल कंपाउंड विल बी योर 3 कार्बन और 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, चलो तो यहां पे आते हैं C4। ओके, C4 प्लांट्स को हम लोग H स्लैक रिएक्शन बोलते हैं, बिकॉज के ये रिएक्शन साइंटिस्ट ने पढ़ी थी, ये रिएक्शन साइंटिस्ट ने पढ़ी थी, डिस्कवरी करी थी। ओके, तो H और स्लैक ये साइंटिस्ट का नाम है। ओके, यू कैन कॉल इट इज अ C4 साइकिल ऑल्सो, और इसका ही दूसरा एक नाम है, इट्स अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। यू कैन ऑल्सो कॉल इट इज अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, है ना, 3 नाम है इसके। जैसे C3 साइकिल के भी क्या है, C3 साइकिल, कैल्विन साइकिल। ठीक है, यहां पे भी क्या रहेगा, C4 साइकिल स्लैक H स्लैक पाथवे, और यू कैन ऑल्सो गो विद दिस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, चलो तो इसको देखते थोड़ा सा। ये साइकिल डेफिनेटली C4 प्लांट्स के अंदर होने वाली है, जो मैंने लिखा है। ठीक है, स्पेशली जो ग्रैमिनी फैमिली कंटेनिंग प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स की जिसकी फैमिली ग्रैमिनी है। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल शुगर कैन इज देयर, मेज इज देयर एंड शोरगम इज देयर। ओके, ऐसे और भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। तो यहां पे यू कैन कॉल C4 पाथवे चलता है इंस्टेड ऑफ C3 पाथवे, यहां पे C4 पाथवे चलता है। व्हाई? क्वेश्चन आना चाहिए कि सर प्लांट्स का सब एनाटॉमी तो स्पेशली सेम होता है, ठीक है, हर चीज सेम होती है, तो यहां पे डिस्टिंग्विशिंग कहां से आ रहा है कि ये प्लांट C3 और ये प्लांट C4 है, कुछ तो रहा होगा उसके अंदर, डेफिनेटली उसके अंदर रहा होता है। एंड दैट पॉइंट इज अ लीफ एनाटॉमी। ओके, C3 की लीफ एनाटॉमी अलग है और C4 प्लांट्स की लीफ एनाटॉमी अलग है। अभी यहां पे अलग क्या है, डिफरेंस क्या है, कि यहां पे क्रेन्स एनाटॉमी दिखती है। यू विल फाइंड अ क्रेन्स एनाटॉमी इन योर लीफ। ओके, लीफ का क्रेन्स एनाटॉमी दिखता है। यहां पे मैंने एक बहुत ही अच्छी से डायग्राम निकाली है। दिस डायग्राम एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द क्रेन्स एनाटॉमी ऑफ दैट C4 प्लांट लीफ।
ओके और उसमें बताऊं आपको रिंगिंग स्ट्रक्चर, ओके रिंग जैसी होती है ना, हम लोग रिंग पहनते हैं, वैसे सर्कुलर सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 बाय 1 नॉमेनक्लेचर करूंगा, मतलब यहाँ पे लेबल करूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली क्रेन्स एनाटोमी होती क्या है। ओके चलो, तो सबसे बीच वाला जो है इट्स अ जाइलम, ओके इट्स अ वास्कुलर बंडल, सबको मालूम है जाइलम रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग वाटर मिनरल्स फ्रॉम लोअर पार्ट टू अपर पार्ट ऑफ योर प्लांट बॉडी। उसके बाहर जो ब्लैक कलर का दिखा है इट्स अ फ्लोएम, इट्स अ फ्लोएम जो कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा। ओके अभी ये हो गया हमारा वास्कुलर बंडल जो सेंटर में है। वास्कुलर बंडल के सराउंडिंग में ब्लू कलर के आपको सेल्स दिख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर के सेल्स होते हैं विल कॉल दिस सेल्स एज अ बंडल शीथ सेल, दिस आर दी स्पेशल टाइप ऑफ बंडल शीथ सेल्स। ओके और जब मैं बंडल शीथ सेल बोलता हूं तो दिस आर नथिंग बट दिस आर दी parenchymatous cell, these are the parenchymatous cells that create special type of parenchymatous tissue। ठीक है, आपको parenchyma तो पता ही होगा, तो these are the bundle sheath cells जो मैंने ब्लू कलर के दिखाए, और सबसे बाहर वाले जो मैंने सेल्स दिखाए हैं ये वाले येलो कलर से, these are the mesophyll cells, these are the mesophyll cell। ठीक है, अब यहां पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप लोगों को बाकी भी चीज दिख रही होगी, लाइक मैं बताऊं बंडल शीथ सेल के अंदर ये ग्रीन कलर का जो दिखाया है ये क्या है, ऐसे ही मेसोफिल सेल के अंदर जो ग्रीन कलर का दिखा है ये क्या है। आपको बता दूं ये दोनों सेल के अंदर आइदर इट में भी बंडल शीथ और इट में भी मेसोफिल, दोनों के अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट। मेसोफिल में है वो तो सबको मालूम ही है, मेसोफिल में मेसोफिल कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट, सब लोग जानते हैं। ठीक है, बट स्टिल बंडल शीथ सेल के अंदर भी एक स्पेशल टाइप के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रीन ग्रीन मैंने दिखाए हैं दीज आर दी क्लोरोप्लास्ट, मैं सिर्फ उसको सीपी लिखता हूं। ओके और यहां पे भी जो मैंने ग्रीन ग्रीन दिखाए दीज आर दी क्लोरोप्लास्ट। ओके इसमें भी डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट कई बार आता है, क्वेश्चन आता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीथ सेल एंड क्लोरोप्लास्ट ऑफ योर मेसोफिल सेल्स। ओके मैं शॉर्टली थोड़ा आपको बता दूं क्या क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। ओके तो बंडल शीथ सेल के जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उस पर थोड़ा सा मैं बताऊंगा, वैसे आप लोग पढ़ ही लोगे तो बेटर रहेगा, ऐसा पढ़ना ही। ओके तो बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये वाले वो थोड़े से लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं। ओके एंड दिस क्लोरोप्लास्ट डजंट कंटेन ग्रैन्युल्स। ओके मतलब जो ग्रैनम हमने पढ़ा था, ग्रैनम, ओके तो ग्रैनम और ग्रैना इसके अंदर नहीं होता, इसके अंदर डायरेक्टली थैलाकॉइड्स होते हैं। कहा किसकी बात कर रहा हूं मैं, बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट की, इसके अंदर डायरेक्टली थैलाकॉइड्स होते हैं इंस्टेड ऑफ दिट्स ग्रैना और ग्रैनम। ठीक है, दूसरी चीज इसके जो क्लोरोप्लास्ट की साइज होती है वो बड़ी होती है, लार्ज होती है, और उसके अंदर स्टार्च ग्रेन्स होते हैं, दिस कंटेन स्टार्च ग्रेन्स। क्लियर, और उसके टोटली अगर ऑपोजिट बात करें तो दिस आर दी क्लोरोप्लास्ट ऑफ योर मेसोफिल सेल्स जो आप लोग ऑलरेडी जानते हो, दिस आर स्मॉल इन नंबर। ओके जिसमें ग्रेना ग्रेनम होता है, स्टार्च ग्रेन्स वगैरह नहीं होता है। ओके तो ये कुछ डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स ऐसे बहुत सारे हैं जो आपको पढ़ लेने हैं आराम से, आपको कहीं पे भी आराम से मिल सकते हैं। ओके पर हम लोग पॉइंट टू पॉइंट मैकेनिज्म पे ही चलने वाले हैं, तो विल डायरेक्टली गो विथ दिस मैकेनिज्म। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा कोई पेड़ है, ऐसा कोई प्लांट है, ऐसा कोई ट्री है जिसके लीफ के अंदर क्रेन्स एनाटोमी दिखती है, वही प्लांट, वही ट्री जो है उसको मैं बोलूंगा C4 प्लांट, एंड दैट प्लांट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग योर C4 रिएक्शंस, और यू कैन कॉल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शंस। क्लियर, चलो तो आगे चलते हैं और C4 साइकिल पे डायरेक्टली हम लोग स्विच करने वाले हैं। ओके सो दिस व्हाट वी हैव अ C4 साइकिल, बहुत ही अच्छे से मैंने ड्रॉ करा हुआ है, इसको भी आप लोग 5 सेकंड तक देख लो, ये डायग्राम को देख लो, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको देखो, मैं यहीं पे रुका हूं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आराम से देखना है इसको। क्लियर, आई होप आपने देख लिया होगा। ओके पहला जो राउंड यहां पे दिखाया है इट्स अ मेसोफिल सेल। ओके मेसोफिल सेल है। दूसरा जो राउंड दिखाया है इट्स अ बंडल शीथ सेल, आपको जैसे मैंने जस्ट क्रेन्स एनाटोमी बताया, तो दिस आर दी मेसोफिल एंड बंडल शीथ सेल, और दोनों को ज्वाइंट करने वाला जो स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनल होता है विल कॉल्ड एज अ प्लाज्मोडेस्माटा, जो मैंने यहां पे 3 बड़े खड़े खड़े दिखाया। ठीक है, सो दिस आर दी स्ट्रक्चर व्हाट आई हैव ड्रॉन ओवर हियर। ओके अब देखते हैं कि प्रोसेस क्या हो रही है। जैसे मैंने बताया कि C3 हो या C4 हो, सबसे पहले एटमॉस्फेयर का जो CO2 उसको फिक्स करा जाएगा। ओके सो फर्स्ट विल गो के भाई एटमॉस्फेयर का CO2 जो है वो यहां पे फिक्स हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, इन द फॉर्म ऑफ योर बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, और ये CO2 को फिक्स कौन करने वाला है, ये CO2 को फिक्स करेगा PEP। ओके PEP करेगा, PEP का फुल फॉर्म है इट्स अ फॉस्फोएनोल पाइरुवेट, इट्स अ फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, और वी कैन कॉल CO2 फिक्सर, CO2 फिक्सर। ओके तो फॉस्फोएनोल पाइरुवेट जो है, फॉस्फोएनोल पाइरुवेट CO2 को फिक्स करेगा इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। क्लियर, अब नेक्स्ट टू दिस क्या होने वाला है,
ये पीईपी जो है, ये फॉस्फोएनोल पाइरुवेट जो बना है, ओके, ये जो बना है वो उसके अंदर से मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड जनरेट करेगा, बनाएगा। अब ये कैसे बनता है वो हम लोग रिएक्शंस में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, जस्ट आप लोग देख लो। ओके, मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड बनाने के बाद, मतलब ऑर्गेनिक एसिड एंड एमिनो एसिड्स बनाने के बाद, नेक्स्ट टू दिस क्या होने वाला है, ये जो प्रोडक्ट है वो कहां जाने वाला है आपका, दिस विल गो अप टू योर बंडल शीट सेल। ओके, तो देखो मैंने दिखाया कि ये दोनों एसिड जो है धीरे धीरे बंडल शीट सेल पे जाने वाले हैं। यहां पे आगे अब क्या होने वाला है, मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड विल परफॉर्म डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। दिस विल परफॉर्म डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, मींस के यहां पे CO2 जो है वो रिमूव होने वाला है। ओके, मैलिक और एस्पार्टिक एसिड कुछ ऐसा रिएक्शंस करेंगे बंडल शीट सेल में जिससे CO2 रिमूव हो जाएगा। ओके, एंड इट विल क्रिएट पाइरुवेट एंड PEP once again. It will create pyruvate, or you can call pyruvic acid and phosphoenol pyruvate once again. ठीक है, और फिर से ये phosphoenol pyruvate जो है कहां चले जाएगा, it will go into your mesophyll cell and reaction will be continue in this manner. ठीक है, तो इतना ही छोटा, इतना ही सिंपल यहाँ पे रिएक्शन मैंने दिखाया है। अभी ये चीज बनती कैसे हो जरा से हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेट करके देख लेते हैं रिएक्शंस में। ओके, सो फर्स्ट व्हाट आई विल, ओके, मैंने भी इसको स्टेप्स में मतलब कन्वर्ट किया है, जैसे C3 को किया था, C4 को भी मैंने स्टेप्स के अंदर कन्वर्ट किया है। ओके, तो फर्स्ट इज इनिशियल फिक्सेशन। ओके, जब मैं बोलता हूं इनिशियल फिक्सेशन तो इट्स अ फिक्सेशन ऑफ योर CO2। ठीक है, तो देखो फॉस्फोएनोल पाइरुवेट ने CO2 को फिक्स कर लिया वाटर के साथ, इट विल क्रिएट ऑक्जेलो एसिडिक एसिड। क्या बना दिया उसने, ऑक्जेलो एसिडिक एसिड बना दिया, दूसरा H3PO4 बना दिया। ठीक है, इट्स अ फॉस्फोरिक एसिड। तो ऑक्जेलो एसिडिक एसिड इसने बना दिया, किसने, PEP ने CO2 को फिक्स करके ऑक्जेलो एसिडिक एसिड बना दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम PEP कार्बोक्सिलेस। ओके, मैंने लिखा है इट्स अ PEP कार्बोक्सिलेस, मींस फॉस्फोएनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेस के प्रेजेंट में ये प्रोडक्ट बन गया ऑक्जेलो एसिडिक एसिड। अब ऑक्जेलो एसिडिक एसिड ऐसे ही चुप नहीं बनता है, बैठता है। यहां पे कहीं दिख रहा है कि OA लिखा है मैंने, ऑक्जेलो एसिडिक एसिड नहीं ना, तो हमने को चाहिए मैलिक और एस्पार्टिक एसिड। तो अब नेक्स्ट टू दिस क्या होने वाला है, ये ऑक्जेलो एसिडिक एसिड खुद के अंदर रिएक्शन करेगा, ओके, बाय यूजिंग dehydrogenase enzyme and by using this transaminase enzyme. Okay, oxaloacetic acid malic acid बनाएगा by using dehydrogenase enzyme, और वही oxaloacetic acid will create your aspartic acid by using transaminase name of enzyme. ठीक है ना, अब यहाँ पे अपने को क्या मिल गया, मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड मिल गए यहाँ पे। चलो नेक्स्ट टू दिस क्या होने वाला है, ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है। वो दोनों के दोनों एसिड, आइदर इट में बी ऑर्गेनिक एसिड और योर एमिनो एसिड, ट्रांसफर होने वाले हमारे बंडल शीट सेल में बाय द एक्शन ऑफ योर प्लाज्मोडेस्माटा। तो ओके, तो दूसरा स्टेप है ट्रांसपोर्टेशन, जो मैंने आपको बता दिया ट्रांसपोर्टेशन, और उसके साथ है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। जैसे मैंने बताया था कि मैलिक एसिड के अंदर या एस्पार्टिक एसिड के अंदर डीकार्बोक्सिलेस एंजाइम का यूज करके डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो रही है, मींस CO2 बाहर निकल रहा है, वही चीज मैंने यहां पे दिखाई है। ओके, तो जब डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी तो CO2 बाहर निकलेगा, क्लियर, और NADPH फॉर्मेशन होगा और पाइरुविक एसिड जो है वो भी यहां पे बनने वाला है। क्लियर, ये आपको समझ में आ रहा होगा, जो यहां पे ऑलरेडी बना हुआ है पाइरुवेट एंड PEP। क्लियर, नेक्स्ट टू दिस रीजनरेशन ऑफ PEP। ओके, अभी देखो हमारे पास सिर्फ पाइरुविक एसिड है, अभी हमारे पास सिर्फ पाइरुविक एसिड जो बना हुआ है, PEP अभी तक जनरेट नहीं हुआ है। तो फर्दर मोर रीजनरेशन ऑफ PEP जो रहेगा वहां पे पाइरुवेट, ATP और H3PO4। ओके, ये H3PO4 कहां से आया, यहां से। क्लियर, तो ये तीनों की रिएक्शंस होने के बाद फाइनली क्या मिलेगा अपने को, विल हैव दिस PEP वंस अगेन। ओके, सो यू कैन कॉल रीजनरेशन ऑफ PEP। फॉस्फोएनोल पाइरुवेट का यहां पे क्या हो रहा है, रीजनरेशन हो रहा है। जैसे C3 साइकिल के अंदर RUBP का रीजनरेशन होता था, यहां पे रीजनरेशन ऑफ PEP हो रहा है, मींस वही PEP जो यहां पे बना है दैट विल फर्दरली गो इनटू योर मेसोफिल सेल्स एंड साइकिल विल कंटिन्यू इन दिस मैनर। ठीक है ना, तो डेफिनेटली आपको आई थिंक ये पूरी प्रोसेस समझ में आ ही गई होगी। बहुत ही सिंपलेस्ट वे में मैंने बताने का ट्राई करा है। इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग पूरा डायग्राम निकाल सकते हो, नेट रिएक्शन भी आप लोग उसका निकाल सकते हो। नेट रिएक्शन में आपको बताने वाला हूं, ओके, हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, लेकिन एज लाइक अ C3 साइकिल, C4 साइकिल में भी 6 साइकिल घुमाना पड़ेगा। 6 साइकिल क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि तीनों जो स्टेप्स मैंने लिए हैं, तीनों स्टेप्स, इनिशिएशन, फिक्सेशन, ओके, देन ट्रांसपोर्ट एंड डिकार्बोक्सिलेशन, एंड लास्ट वन इज योर रीजनरेशन ऑफ PEP, वो आपको समझ में आ ही गया होगा। ओके, ये रिएक्शंस तो आपको खुद से करनी ही है, आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आपका रिएक्शन बहुत ही स्ट्रांग है, आई नो दैट वेरी वेल। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन इस पे, यही टॉपिक पे एक बार ऐसा आया था AIPMT के टाइम पे, ओके, कि ये जो पूरी प्रोसेस चल रही है, ओके, C4 साइकिल की जो भी प्रोसेस चल रही है, वहां पे सेकंड CO2 फिक्सर कौन रहेगा,
सेकंड CO2 फिक्सर कौन रहेगा, ऐसा क्वेश्चन था। तो बच्चों को तो पता ही नहीं, हमने तो सिर्फ पढ़ा है कि भाई यहाँ पे PEP जो है इट विल एक्ट एज अ CO2 फिक्सर, और यहाँ पे सेकंड CO2 तो आया ही नहीं है। तो सेकंड CO2 फिक्सर कहाँ से लाए हम लोग, वहां पे ऑप्शंस दिए थे ABCD, लेकिन बच्चा हो गया कंफ्यूज। अब सेकंड CO2 फिक्सर कहां पे आएगा कि भैया ये जो CO2 आपका निकल रहा है ना, ये CO2 डायरेक्टली जाने वाला है C3 साइकिल में। कहां जाने वाला है, C3 साइकिल में जाने वाला है। इट मींस कि फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर इसका है फॉस्फोएनल पाइरुवेट, बट सेकंड जो CO2 एक्सेप्टर रहेगा दैट विल बी योर RUBP। ओके, बिकॉज अपने को पता है कि RUBP जो होता है C3 साइकिल में वो CO2 को फिक्स करता है। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो घुमा के थोड़ा सा जंपलिंग करवा के पूछ सकते हैं, लेकिन आपको आना चाहिए उसका आंसर। क्लियर? तो दिस व्हाट वी हैव दिस रिएक्शन। ओके, ये रिएक्शन भी जब चल रहा है तो विल हैव कि यहाँ पे देखो ATP का यूज हो रहा है, जैसे मैंने बताया था C3 में, यहाँ पे भी ATP का यूज हो रहा है, जो आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से दिख रहा है। ठीक है, और ATP का यूज करके फाइनली PEP फिर से रीजनरेट होगा। अभी इसका नेट ये पूरी रिएक्शन होने के बाद आप बोलोगे कि सर ये पूरी रिएक्शन तो हो गई, लेकिन यहां पे ग्लूकोज कहां बना, यहां पे जो है ग्लूकोज कहां बना, है ना, या फिर यू कैन कॉल कार्बोहाइड्रेट कहां पे बना। क्लियर? तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है स्पेशली C3 साइकिल में बना है CO2 की वजह से, और मैं आपको बताऊं कि ये साइकिल C4 साइकिल इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू C3 साइकिल। ओके, तो दोनों मिला के हम लोग यहां पे पढ़ते हैं। ओके, कुछ प्लांट में सिर्फ C3 होती है, कुछ प्लांट में C3 C4 दोनों होते हैं। ओके, तो यहां पे आपको जब नेट रिएक्शन बताऊंगा तो यू विल हैव द आइडिया कि वो कैसे बनता है। ओके, तो चलो हम लोग जंप करते हैं डायरेक्टली नेट रिएक्शन के ऊपर। सो इट्स अ नेट ओवरऑल रिएक्शन जहां पे 6 PEP यूज हुआ, हो गया, 6 RUBP यूज हो गया, बिल्कुल हो गया। सेकंड CO2 फिक्सर, फर्स्ट CO2 फिक्सर, सेकंड CO2 फिक्सर हुआ था, नहीं हुआ था, बिल्कुल हुआ था। देन 6 CO2, 6 बार साइकिल चल रही है तो सब 6 आएगा, हुआ ये। उसके बाद 30 ATP और 12 NADPH। ओके, 30 ATP एंड 12 NADPH। देखो यहां पे ATP कितने, 30, वहां पे कितने थे, 18। तो ये भी थोड़ा सा आपको देखते जाना है। C3 और C4 को जब कंपेयर करोगे तो नेट रिएक्शन को भी कंपेयर करना है। ओके, तो ये पूरा होने के बाद फाइनली क्या मिलने वाला है, यहां पे 6 PEP एज इट इज मिल रहा है, 6 RUBP एज इट इज मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर ग्लूकोज। ओके, तो यहां पे अपने को एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिल रहा है। ठीक है, क्लियर with this? Okay, 30 ADP and 30 H3PO4 and 12 NADP plus ये हमने को ATP और NADPH से मिल रहा है। लेकिन हमारा कोर, हमारा कंसंट्रेशन जो है कहां होना चाहिए, we need to concentrate over this glucose molecule। तो सेम एज इट इज इन C3 साइकिल, जो 6 बार चल के एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाया था, ये भी 6 बार परफॉर्म करके एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ही बनाने वाला है। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो भी डार्क रिएक्शंस के जो फेजेस थे, ओके, जैसे मैंने बताया कि डार्क रिएक्शन के अंदर आने वाले 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन C3 और C4 पाथवे, जो आज हम लोग नॉट इन डीप बट ओवरव्यू सरफेस नॉलेज हमने गेन कर लिया है। ठीक है, इसको पढ़ना किस तरीके से मैंने बताया, C3 हो, C4 हो, या फिर लाइफ में कोई भी साइकिल पढ़ो, इट में भी फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और व्हाटएवर इट में भी, सबसे पहले उसको समझना है। जैसे मैंने बता दिया कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कन्वर्जन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में होना। इट्स द सिंपल कंसेप्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अब इसके बीच में बहुत सारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस कब होता है बॉडी के अंदर, ग्लाइकोलिसिस क्यों हो रहा है बॉडी के अंदर। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस इट्स अ फर्स्ट मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑफ योर ग्लूकोज। जो भी हम लोग खाना खाएंगे वो स्टमक के अंदर जाएगा, और जब वो मेटाबॉलिज्म करना स्टार्ट करेगा ना ग्लूकोज ब्लड में जाने के बाद, तो मेटाबॉलिज्म के टाइम पे जो फर्स्ट रिएक्शन चलती है इट्स अ ग्लाइकोलिसिस साइकिल। और उसका इंपॉर्टेंस क्या है ग्लाइकोलिसिस का, टू जनरेट ATP। ठीक है, तो इस तरीके से उसको पढ़ना है, इसका इंपॉर्टेंस समझ के पढ़ो कि भाई सिलेबस में NCERT ने अगर दिया हुआ है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, डेली रूटीन लाइफ से उसका कोरिलेट करो। समझ लो कि मुझे बहुत वर्क डन करना पड़ रहा है, मैं खाना कम खा रहा हूं लेकिन वर्क डन ज्यादा कर रहा हूं, तो क्या होगा, मुझे वीकनेस आएगा, मैं काम सही से नहीं कर पाऊंगा। क्यों? बिकॉज के मैंने जितना खाना खाया है उसके अंदर जितने भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स थे उसका ग्लाइकोलिसिस होके ATP मिल गए मुझे। अब मेरे बॉडी में ग्लूकोज ही नहीं है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल ही नहीं है, तो क्या होगा कि ग्लूकोज जो है उसका ग्लाइकोलिसिस नहीं करेगा। ग्लाइकोलिसिस अगर ग्लूकोज ने नहीं किया तो मुझे ATP नहीं मिलेगा, और ATP नहीं मिला तो मैं वर्क डन नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो उसका इंपॉर्टेंस समझ के पढ़ोगे तो कभी भी आप लोग पीछे नहीं हटोगे। ठीक है, ये साइकिल्स जो भी है, जितनी भी है फोटोसिंथेसिस में या रेस्पिरेशन में, उसके पूरे बड़े से चार्ट बना लो, खुद से बनाना है, खुद के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बनाना है, और उसको अपने बेडरूम में, अपने हॉल रूम में स्टिक कर दो। इट मींस कि आते जाते दिन रात आप लोग उसको पढ़ते रहो, समझते रहो। ओके, चलो, तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर वंस अगेन। एंड अपकमिंग जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो मेरा
कैम पाथवे पे रहेगा। कैम मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि डार्क रिएक्शन के अंदर और एक पाथवे आता है जो C3 और C4 को ज्वाइन करने वाला इंटरमीडिएट पाथवे, इट्स अ कैम मेटाबॉलिज्म पाथवे और यू कैन कॉल क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे, जो हम लोग नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। क्लियर? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बेस्ट लक।